था, प्रोटीन के बारे में चल रहा था। प्रोटीन क्या है तो आप डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। कौन बताएगा प्रोटीन के बारे में, 2-3 लाइन। क्या है प्रोटीन, उधर से आप बताइए पहले आप। तो ये सर ये प्रोटीन हो सकता है। एक तो घबराइए मत बिल्कुल भी कि भाई पूछ लिया तो डर गए कर गए, तो डरना बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है जी। जैसे ये गुड़िया है बिल्कुल नहीं डरेगी, ये भी नहीं डरेगी, लेकिन थोड़ी शर्माएगी बोलने करने में भी। ठीक है जी। वे को गुड़िया नहीं है, वो भी डरती नहीं है बोलने में। पहले इनको डर लगता था, धीरे धीरे फिर डर निकल गया। आप यहाँ आप बताएं प्रोटीन क्या है, क्या हो सकता है प्रोटीन। करें कोशिश, आप करो। दाल में होती है प्रोटीन, और दूध में भी होती है, और सोयाबीन में भी हो रही है प्रोटीन। और कोई जानकारी, अब आप दो गुड़िया। अब गुड़िया कह रही है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ क्या है, ये कंपाउंड है, यौगिक होता है। ठीक है जी। ऐसे बताएं धीरे धीरे आप। ये भी अच्छा बताया आपने कि दाल में भी होती है, दूध में भी होती है, और सोयाबीन में भी होती है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो, ये तो किसी ने बताया ही नहीं, मछली में भी होती है क्या, बोले थे क्या आप? फिर ठीक है। तो मछली इसका क्या है, उत्तम स्रोत होता है। और सर्वाधिक किसमें होती है। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे से, नया पेज से। कल कहाँ तक पढ़ लिया था देखो, उससे आगे से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। जांच हो गई ना। अब लिखो आप इसमें, आप अंडे में लिखना है आगे, ये तो आपको बताना है। आप बताओगे, मैं क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा ना, मैं तो कुछ भी तो। आपको डिजीज पढ़ाए होंगे मैंने, निकालो एक बार। देखो इस मानव रोग पढ़ाए हैं कहीं पे आपको, इनको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। चलो अपन डिस्कस कर लेंगे आगे। अभी आइए आप, आइए पहले लिखो आप, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अंडा, बताइए अंडे में कौन सी प्रोटीन है। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, पहला क्वेश्चन। रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चनों को लिखेंगे आप, पहला पॉइंट लिखे आप, लिखते चलें आप। अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। दूसरा पॉइंट दीजिए आप, रक्त में हीमोग्लोबिन, देखो ब्लड में कौन सा है, हीमोग्लोबिन वर्णक के रूप में। अब हीमोग्लोबिन को मैं दो भागों में बांट दूं क्या, कौन कौन से, हीम और ग्लोबिन। ये शब्द ग्लोबिन क्या है आपकी, प्रोटीन। तो ब्लड में कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबिन, लिख सकते हैं हम आप। ब्लड में या रक्त में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। चलें आगे। अब बात करते हैं, लिखो आप, कोरोना वायरस का ऊपरी आवरण
जो ऊपर की जो लेयर है, कोरोना वायरस का ऊपरी आवरण स्पाइक प्रोटीन का बना हुआ होता है। कौन सी प्रोटीन का बना होता है? स्पाइक प्रोटीन का। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष यात्री को कौन सी प्रोटीन देंगे? क्लोरेला। अंतरिक्ष यात्री को भोजन के रूप में क्लोरेला या स्पाइरुलिना, एक नाम और है ना, अंतरिक्ष यात्री को भोजन के रूप में क्लोरेला एवं स्पाइरुलिना प्रोटीन दी जाती है। ठीक, अब प्रोटीन से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, चलते चलते क्वेश्चन को क्लिक कर लेते हैं अपन। जैसे पहला क्वेश्चन देखें आप, प्रोटीन का घटक की बात करें तो घटक कौन कौन से होते हैं बोले आप? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे हमने क्या लगाया था? अंडरलाइन करवाई थी। क्यों लगवाई थी अंडरलाइन? हानिकारक है। भोजन का वह स्रोत यानी प्रोटीन में उपस्थित घटक में उपस्थित वह तत्व जो सर्वाधिक हानिकारक होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है जी। दूसरा, समरी पढ़ रहे हैं अपन टाइप में। दूसरा, प्रोटीन में आंशिक रूप से क्या पाया जाता है? अगर क्वेश्चन ऐसा चला है, चार नाम आपको दे दे और फिर पूछे कि आंशिक यानी कम मात्रा में क्या क्या पाया जाएगा, तो आप लिख सकते हैं आयरन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर आदि। ठीक है। तीसरा, आप मुझे बताओ प्रोटीन एनर्जी देती है कि नहीं देती है? ध्यान से, आपने खाया कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और जल। इनमें से प्रोटीन आपको एनर्जी देगी या नहीं देगी? देती है नहीं देती है? नहीं देती है। प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, वो शरीर की शारीरिक वृद्धि करने के लिए मदद करती है। तो लिखो आप, प्रोटीन का कार्य प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यह शारीरिक वृद्धि में मदद करता है। अब मुझे आप बताएं कि एनर्जी देने वाले केवल दो ही लोग हैं बस। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। और कोई एनर्जी हमें नहीं देगा। ठीक है जी। पानी भी नहीं देगा, ना मिनरल्स देगा आपको, प्रोटीन भी एनर्जी नहीं देगी आपको। ठीक है जी। चौथा पॉइंट लीजिए आप इसमें, आप उत्तम स्रोत बताइए नाम। मछली। प्रोटीन का उत्तम स्रोत है मछली। ठीक है जी। पांचवा पॉइंट,
सर्वाधिक प्रोटीन, बताइए। आगे फिर किसको ले सकते हैं? दाल। ठीक, छठा पॉइंट दीजिए आप। जांच, प्रोटीन की जांच या टेस्ट इसका या परीक्षण, क्या नाम है टेस्ट का? बाइयूरेट। बाइयूरेट टेस्ट। पटवार में पूछा था कार्बोहाइड्रेट्स की जांच का क्या नाम है? रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, मेरस्मस। एक नाम और है, अगर ये नाम बहुत कम दिया जाता, क्वासी और क्वार को ज़्यादा लिखा जाता है। ये कुछ 5 6 7 8 लाइनें आपको गोल्डन लाइनों के रूप में याद होनी चाहिए प्रत्येक को। बढ़े आगे, ऐसा हमने कल पढ़ लिया था। हटाएं इसको, नया टॉपिक लगाएं अब आप। वसा, फैट को पढ़ेंगे अब आप। फैट क्या है? ये भी कंपाउंड है। ये किस किस से मिलकर बना होता है देखेंगे पहले आप। वसा को देखेंगे आप, इसमें क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, केवल तीन ही है, केवल तीन है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी तीन ही होगी। कौन कौन सी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वसा में भी तीन ही है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन अभी आपने नाइट्रोजन उसमें देखा है, किसमें? प्रोटीन के अंदर। तो लिखो अब यहाँ पर वसा, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। वसा, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं। ठीक है। अब देखो, आप वसा को आप खा रहे हैं तो उसका पाचन बहुत देर से होता है, बहुत लेट होता है पाचन। जैसे आपने खाया घी, तेल, मक्खन, चर्बी, इनका डाइजेशन बहुत लेट होगा और इनसे एनर्जी भी आपको कम मिलेगी, बहुत लेट। क्या कारण है? तो एक नोट लगाएं, लिखो। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए इसका पाचन देरी से होता है। जब पाचन देरी से होगा तो एनर्जी भी कब मिलेगी? बहुत देरी से मिलेगी, लेट मिलेगी। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। क्या खा लें कि आपको वसा मिल जाए? तो लिखो वसा के स्रोत या सोर्स क्या है। क्या खा लें आप? क्या खाएं जी? घी, तेल, मक्खन, चर्बी आदि। अगर आप ये सब खाते हैं तो आपको वसा की पूर्ति होती है। अगला पॉइंट, वसा शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है।
हमारे शरीर का क्या काम है इसमें? सुरक्षा प्रदान भी करना है। ठीक है जी। अगला पॉइंट हम लेते हैं, ये तो मनुष्य में हो गया। अब ले लेते हैं आप मछली में, व्हेल के अंदर। तो लिखो व्हेल में, व्हेल मछली, व्हेल मछली में वसा शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। ताप को क्या करेगी? नियंत्रित। ऊंट देखा है आपने? ऊंट, ऊंट की जो कुबड़ होती है, देखो आप, ऊंट की कुबड़ में वसा संचित रहती है। ऊंट की कुबड़ में वसा संचित रहती है जो जल की पूर्ति करता है। जो जल की क्या करेगा? पूर्ति करेगा। ठीक, बाहर निकलते हैं। अब कितनी ऊर्जा मिलेगी 1 ग्राम अणु से? ये भी क्वेश्चन चलाता है। भोजन के सबसे ज़्यादा स्रोत में वसा से मिलेगी आपको, तो एक लाइन को लिखो, भोजन के सभी स्रोतों में वसा सर्वाधिक ऊर्जा देती है। भोजन के सभी स्रोतों में वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन के सभी स्रोतों में से वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी आप जो भी चीज़ खाएंगे उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देगा आपको? वसा। कितनी मिलती है लिखना आप, वसा के 1 ग्राम अणु से। वसा के 1 ग्राम अणु से 9 किलो कैलोरी से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 9 से लेकर 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी आपको वसा से। चलें आगे। अब इसका पाचन से लिंक करके देखते हैं इसको थोड़ा सा। एक थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं हल्का सा। वसा, तो वसा का क्या कराएं एक बार अपन? पाचन। बहुत देरी से होता है पाचन। अभी आप पढ़ रहे थे कि वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसी ऊर्जा प्राप्त हो रही है आपको? सर्वाधिक। किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो गया, जैसे उल्टी दस्त हो गए, एनर्जी कम हो गई, तो डॉक्टर के पास आप लेके जाते हैं, तो बोतल किसकी चढ़ाई जाती है? ग्लूकोज की, एनर्जी के लिए। लेकिन अपन घर से घी की बोतल ले आए, एक देसी घी की बोतल, और कहें कि डॉक्टर साहब इस बच्चे के अंदर आप ग्लूकोज की बोतल नहीं चढ़ाकर किसकी चढ़ा दें? घी की। एनर्जी देनी है तो सबसे ज़्यादा मिल रही है, तो क्या वहाँ पर वो एनर्जी जनरेट होगी या नहीं होगी? वहाँ नहीं होगी। होगी तो सही, लेकिन कब होगी? लेट होगी। लेकिन उस कंडीशन में उस बच्चे को एनर्जी की आवश्यकता तुरंत है, तो तुरंत एनर्जी के लिए वसा तुरंत एनर्जी नहीं देती है। सपोज कीजिएगा आप मॉर्निंग वॉक पे घूम के आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चलो ग्राउंड के 4 चक्कर लगाओ, 1600 मीटर कवर करके आओ। आप दौड़ के आए और आप बिल्कुल पसीने से हो रहे हैं, जी घबरा रहा है, और मैं बिल्कुल घी का गिलास भर के, लो पीजिए गुड़िया। तो आप एक जूस का गिलास हो, क्या पीना पसंद करेंगे आप? और फिर एक घी भी पियो एक दिन जूस भी पियो। एनर्जी को देखो आप, जूस पीने के बाद में थोड़ी देर बाद ही 2 से 5 मिनट बाद ऐसा लगता है कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो जगतपुरा तक पहुँच जाएंगे, ऐसे तो होता है। तो तुरंत एनर्जी देने के लिए वसा का कोई रोल नहीं है। ये तो हो गया ऐसे। लेकिन अब भोजन में देखें आप, आपने घी खाया,
इसी का आपने क्या, डॉक्टर ने कहा कि घी खाया करो, तो आप घर पे गए, पूरा डब्बे से रोटी को चुपड़ ली कि कल हमको एनर्जी आ जाएगी, क्लास में जब बैठेंगे तो क्या एनर्जी मिलेगी? नहीं। लेकिन आप रोज़ धीरे 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 अच्छा घी डाल के खा रहे हो, एनर्जी कब मिलेगी आपको? बहुत दिनों के बाद। फिर लगेगा हाँ कुछ खाया हुआ सा लग रहा है। सर्दी के अंदर आप वैसे घूमोगे, आप कोई तो जैकेट पहन के आएगा, कोई टोपा लगा के आएगा, और आप कैसे घूम रहे हो? ऐसे ही घूम रहे। कोई कहेगा इसको सर्दी नहीं लग रही है, फिर आप क्या कहेंगे? घी खाया हुआ है सर, ऐसे थोड़ी लग जाएगी। तो वो वाली बात है। तो इसका पाचन कौन करता हमारे शरीर में, यहाँ भी देखें आप। तो दो टॉपिक ऐसे हैं, एक तो फूड और उसका डाइजेशन। वसा का पाचन कहाँ होता है, कौन करता है वसा का पाचन? तो वसा का पाचन कौन करेगा? अब कोई ताकतवर चीज़ है, सबसे ज़्यादा ताकतवर ही है ना, तो इसे तोड़ने के लिए सबसे पहले इसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना पड़ेगा, हमें तोड़ना पड़ेगा। तो वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना क्या कहलाता है? क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन मैं क्वेश्चन को चेंज करके पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वसा का पाइसीकरण कहलाता है। वसा का पाइसीकरण कौन करता है? अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है। वसा का पाइसीकरण कौन करेगा? बहुत अच्छा प्यारा सा नाम है, याद कीजिए थोड़ा सा। कौन? पित्तरस। वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? पित्तरस के द्वारा। ठीक है जी। भोजन का पाचन नहीं करता है ये पित्तरस, इसका एक ही काम है वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इस क्रिया को वसा का पाइसीकरण क्रिया कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ रहा, वसा का पाइसीकरण करने के लिए कितने पीएच मान की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन बायो से केमिस्ट्री में चला गया है, यानी क्वेश्चन आपका ध्यान हटा रहा है। एग्जाम में बड़ा चालाक है, वो आपका ध्यान उस क्वेश्चन से हटा रहा है। वो पूछ रहा है वसा का पाइसीकरण करने के लिए कितने पीएच मान की आवश्यकता होती है। अब आपका ध्यान आकर, ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पड़ा है, अब किसका पीएच मान पूछ रहा है ये बताओ। आप सोच रहे हैं वसा का पीएच मान होता ही नहीं है, पचाने के लिए नहीं होता। तो आप थोड़ा ध्यान लगाएं, फोकस करें। पाइसीकरण कौन कर रहा है? पित्तरस। तो पीएच मान किसका पता होना चाहिए? पित्तरस का। तो पित्तरस का पीएच मान कितना है? ये है जी क्वेश्चन 7.7। पित्तरस का पीएच मान होता है 7.7। ये क्या करता है? वसा का क्या करता है? पाइसीकरण करता है, यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है, उसके बाद जाकर उसका पाचन होता है। अभी केवल पाइसीकरण हुआ है, पचा नहीं है पूरी तरीके से। अब इसका पाचन कौन करेगा? एक एंजाइम का नाम देखते हैं, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? पित्तरस ने तो क्या किया, दोबारा देखें आप, वसा का क्या कर रहे हैं आप? पाचन। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर्वाधिक क्या मिल रही है? ऊर्जा। सर्वाधिक ऊर्जा मिलेगी तो कब मिलेगी? बहुत लेट में। आपको सर्वाधिक ज्ञान कब मिलेगा? सर्वाधिक क्लास में आप प्रेजेंट रहेंगे। आप चाहते हैं कि तुरंत ही एनर्जी ले लें, आप पहले दिन आए सब कुछ ज्ञाता हो जाए ग्लूकोज की तरह, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आपको ज्ञान किसकी तरह हमें देना है? वसा की तरह। कई लोग कई बार कहते हैं कि इस दिमाग में क्या भरा हुआ है? चर्बी भरी हुई है। खोपड़ी में क्या भरी हुई है? चर्बी। ऐसे कहते भूसा भरा हुआ है, चर्बी भरी हुई है, नहीं वसा भरी हुई है, फैट। यानी शरीर का वह अंग जो सर्वाधिक ऊर्जा उपयोग में ले लेता है। यानी आप जो दिन भर में खाना खाते हैं, जो एनर्जी प्राप्त करते हैं, आपका दिमाग उसका 20% झटके में ले जाता है। वैसे ही शरीर की पूरी एनर्जी जो है किसको ले गई? ब्रेन के पास चलेगी। तो ज़्यादा मत सोचिए आप, इतना ही सोचना है बस क्लास में बैठ के, सर ज़्यादा नहीं। तो वसा का क्या करें हम? पाचन। पाचन
बहुत कठिन काम होता है, जटिल है वसा। तो उसे सरल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, उसका पायसीकरण। पायसीकरण कौन करता है, पित्तरस। यानी पायसीकरण मतलब होता है वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, पायसीकरण कहलाता है। ये काम पित्तरस करता है, पाइल जूस। अब पित्तरस से बात कर लें, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पिछली राजस्थान पुलिस ने इसको फोकस किया था, पित्तरस को। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है जी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फोकस करता है राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस। राजस्थान की सभी एग्जामों में घूमने वाला क्वेश्चन है, रेलवे फोकस करता है बहुत अच्छा। पाइल जूस कौन बनाता है? कौन बनाएगा जी? आपका लीवर। कौन बनाएगा? लीवर। पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में, ये बनाता है वहां पर। लेकिन अगर आ जाए पित्तरस का क्या जी, संग्रहण कहाँ होता है? राजस्थान में क्वेश्चन रहा है, कहाँ होगा? पित्ताशय में, गाल ब्लैडर के अंदर इसका संग्रहण होता है। कहाँ होगा जी? ये पित्ताशय के अंदर। अब आपके सब पास बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, एक एक क्वेश्चनों पर नोट करते हैं। नंबर 1 पहला, वसा से सर्वाधिक ऊर्जा, पहले यहाँ बोर्ड पे देख लें आप एक बार। वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका पाचन भी बहुत देरी से होता है। ठीक है जी। अब वसा का डाइजेशन कैसे होगा, एनर्जी जनरेट कैसे होगी? वसा का सबसे पहले क्या होगा, पायसीकरण, यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पायसीकरण कहलाता है। यह काम किसके द्वारा होता है? पित्तरस के द्वारा। और पित्तरस का पीएच मान 7.7। ये भोजन का पाचन नहीं करता है, लेकिन वसा का क्या करता है? पायसीकरण करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ता है। अब पित्तरस कहाँ बन रहा है? आपके यकृत में। और यकृत में तो बन रहा है, इसने बना दिया और रिलीज कर दिया। और स्टोर कहाँ पे होगा? ये पित्ताशय में। कई बार यकृत के निकनेम आ जाते हैं छोटी एग्जाम में। कोई सपोज कीजिए आप आर्मी के एग्जाम का पेपर देख रहे हैं, अग्निवीर का पेपर देख रहे हैं आप, इसे कहते थे ना जीडी पहले, अब नाम क्या दे दिया उसे? अग्निवीर। तो अग्निवीर का क्वेश्चन है यकृत वाला। यकृत के निकनेम क्या है, किन किन नामों से इसे जाना जा सकते हो आप? तो इंग्लिश में आप लीवर कह सकते हो उसे आप, सर हमारा लीवर ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है जी। और नाम, ये तो मेरे दिल का, अपने से कहते हैं ना, कलेजे का क्या है? टुकड़ा। तो क्या है? कलेजा, कलेजी। और ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये सभी पूरे नाम किसके हैं? यकृत के हैं। अधिक एल्कोहल का सेवन करने से कुछ लोग कहते हैं सर किडनी खराब हो जाती है। किडनी खराब नहीं होगी, पहले क्या खराब होगा? लीवर खराब होगा। भोजन के पाचन में लीवर का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर के पास जाओ, आपको लिव 52 दे देगा सिरप, इसे पियो, डाइजेशन आपका सही हो जाएगा। अगर ये आपका सही है तो आपका पूरा सिस्टम सही है, अगर ये सही नहीं है तो पूरा सिस्टम ही क्या है? खराब। जैसे कई बार किसी को पीलिया हो जाता है, तो पीलिया में क्या होता है? पूरा शरीर ही क्या है? पीला। तो पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग संक्रमित होता है? यकृत। ठीक है जी। फूड का बड़ा रोल है, यानी आप बायो को पढ़ते हैं तो फूड से स्टार्ट होता है। बहुत से टीचर कोशिका से स्टार्ट करते हैं, कोशिका से जाकर कोशिकाओं को पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, वो अपना अपना पैटर्न है। फूड को जोड़ना है आपको। फूड वाला टॉपिक, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक इसलिए रखा है हर किसी एग्जाम में कि हर किसी जुड़ रहा है। ठीक है, तो लिखे हम, आप थोड़ा सा जनरेट करें। लास्ट लाइन क्या लिखी देखो आपने, यहाँ ऐड कर देंगे आप। सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिल गई ना। जांच और लिखाता हूँ पहले यहाँ पर एक तरफ, ये बाद में लिखेंगे, अभी एक तरफ लिखे हो वसा की जांच या टेस्ट। रेलवे का अच्छा क्वेश्चन है, सेंटर के एग्जामों का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वसा की जांच, सूडान 4। वसा का टेस्ट क्या कहलाता है? सूडान 4। सूडान 4 का संबंध निम्न में से भोजन के कौन से स्रोत से है? वसा से है। डॉक्टर टेस्ट लिखता है ना, जैसे किसी को टाइफाइड हो गया, सपोज कीजिए किसी को मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो डॉक्टर क्या करेगा? टेस्ट लिख देगा, टेस्ट करा के लाओ।
तो टेस्ट का नाम क्या है? सूडान 4। ठीक है जी, ये टेस्ट का नाम हो गया। पढ़ें आगे। लिखो आप। पित्तरस के द्वारा, पित्तरस के द्वारा वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। पित्तरस के द्वारा वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। इस क्रिया को, इस क्रिया को वसा का पाइसीकरण कहते हैं। नहीं बैठ जाओ बेटा। वसा का क्या कहेंगे आप? पाइसीकरण। पित्तरस का निर्माण यकृत में, लीवर में होता है। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। और यकृत के नाम लिख सकते हैं आप, लीवर, कलेजा, कलेजी और जिगर। ठीक है जी। एक लाइन और देंगे आप मोस्ट लगाकर। पित्त रस का संग्रहण पित्ताशय में, गाल ब्लैडर के अंदर होता है। पित्त रस का संग्रहण, मोस्ट लगाएगा लाइन को। पित्त रस का संग्रहण कहाँ हो रहा है जी? पित्ताशय के अंदर। बढ़े आगे। एंजाइम का नाम बाकी है अभी। इसको छोटे टुकड़ों में बदल दिया। आप पूरी तरीके से पाचन करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा एंजाइम आप लेके आएंगे? देखें बोर्ड पे, नेक्स्ट पेज पे हम ला रहे हैं। अब वसा का क्या कर रहे हैं हम? पाचन कर रहे हैं। और पाचन कौन कर रहा है? एंजाइम। मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, इनमें से कोई आप तलाशें और राइट लगाएं आप। कितने दिए मैंने ऑप्शन? 5, क्योंकि एग्जाम में कितने ऑप्शन आएंगे अब? 5 ही आने लग जाएंगे, 5 आएंगे। फिर कितने दिन लग रहे हैं? हमने 5 लिख दिया आपके लिए। बताइए इनका आंसर। वसा का पूरा पाचन कौन से एंजाइम के द्वारा होता है? एनर्जी मिलेगी। कौन से एंजाइम की कमी हो जाने पर मानव के शरीर में वसा का पाचन देरी से हो पाता है? कौन सा हो सकता है? एक एक पे डिस्कस करते हैं। यहां से लेते हैं नंबर 5 वाले को। टाइलिन, नाम सुना हुआ सा लग रहा है। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाएगा? कहाँ पर? लार में। लार कहाँ पे आती है? मुख में। हर लाइन को ध्यान से देखते चलेंगे। तो वसा का पाचन मुख में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। आप खाना खाते हैं तुरंत ही, यानी आपने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन खाया, तो इसका पाचन यहाँ होगा ही नहीं। तो वसा का पाचन होता कहाँ पर है पहले तो? ये भी देखेंगे कहाँ होगा पाचन। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ग्रहणी या किसमें? छोटी आंत के अंदर होता है।
पाचन। ठीक है जी। तो अब ये एंजाइम तो कहाँ पर है, लार में यानी मुख में पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये इसका तो रोल खत्म। पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम पाया जाएगा कहाँ पर, कहाँ पर, आमाशय के अंदर। अभी RS प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, आमाशय के नाम और एक उदर, एक नाम और है पेट। ठीक है जी। तो आमाशय में एक क्या पाया जाता है, जठर रस। तो जठर रस का एक भाग है कौन सा, पेप्सिन। ये भी यहाँ से है, पेप्सिन, रेनिन, HCl। तो मानव के उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। RS प्री का क्वेश्चन रहा था ये भी हट गया। अब यहाँ पर 3 बचे हुए हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। एमाइलेज जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करता है, पूरा पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। बचे कितने, 2, ट्रिप्सिन और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है, किसका, प्रोटीन का। बचा क्या लास्ट, लाइपेज। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, कौन सा एंजाइम आ जाएगा, लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। ये लाइपेज एंजाइम इस वसा को, वसा की सबसे छोटी यूनिट किस में बदलेगा। 2 क्वेश्चन बनेंगे, वसा की सबसे छोटी इकाई है, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, किसको किस में बदल रहा है, वसा को किस में बदल रहा है। तो वसा की सबसे छोटी इकाई है फैटी एसिड, वसीय अम्ल। 2 क्वेश्चन बने, वसा की सबसे छोटी इकाई है वसी अम्ल, वसा को वसी अम्ल में बदलने वाला एंजाइम है कौन सा, लाइपेज। ठीक है, नोट कीजिए। अब आप लास्ट लाइन क्या नोट की थी गुड़िया, एक बार देखना, नीचे लिखो आप, वसा का पूर्ण पाचन, वसा का पूर्ण पाचन कौन सा एंजाइम है, लाइपेज के द्वारा होता है। वसा का पूर्ण पाचन किसके द्वारा हो रहा है, लाइपेज के द्वारा होता है। यह एंजाइम इसे वसीय अम्ल में बदल देता है। यह एंजाइम इसे किस में बदलेगा, वसीय अम्ल में बदल देता है। बढ़े आगे, नेक्स्ट पेज देखते हैं भैया। आप एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप वसा में आइए। आप साबुन को कितने लोगों ने देखा है और यूज किया है, देखा है और यूज किया है। हम देख रहे हैं लक्स साबुन, पियर साबुन, जो भी XYZ, ओसवाल, रिन, सभी तरह के नाम, हाँ डब, जो भी अपने अपने हिसाब से आप उसको लेकर आपके घर पे चले गए। अब उससे आप नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, धोते 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 नहाते 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 वो बिल्कुल पतला हो गया। अब कहाँ रख दिया उसको आपने, वॉशरूम में रख दिया। सब घरों में ऐसा होता है, उसको यूज कर रहे हैं, लास्ट में कंडीशन ऐसी आती है कि वो झाग देना बंद कर देता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम 1-2 बार और, कुछ हो जाए तो, अगर निकला है तो। कुछ नहीं होता है, फिर लास्ट में क्या करते हैं, आप उसको फेंक देते हैं। तो वो क्या है जो आपने उसे फेंक दिया, वो क्या है, चर्बी। अब बुक वाला कभी चर्बी नहीं लिखेगा, अगर ऐसा पता चल जाएगा चोर चर्बी वाला साबुन लेके आ रहे हैं, हम लाएंगे ही नहीं, दुकान बंद हो जाएगी उसकी। तो क्या लिखेगा वो, क्या नाम लिखता है उसके लिए, क्या लिखेगा, जंतु वसा, यानी जानवरों की वसा, जंतु वसा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों ने अब तक कभी गौर किया इस बात पर, नहीं किया, केवल साबुन लाते, सर हम तो नहाते ही खत्म होगा, दूसरा लाओ, घर पे फ़ोन कर देंगे आप, मम्मी साबुन खत्म हो गया, दूसरा लाओ बाथरूम में। हाँ,
अब जंतु वसा में क्या करेंगे, ये वसा के अंदर क्या मिलाएंगे जी, क्या मिलाएंगे, क्षार। ठीक है जी, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे टॉपिक को। साबुन बनाने के लिए निम्न में से कौन से क्षार का प्रयोग किया जाता है। क्षार हैं क्या, स्वाद में कैसे होते हैं, कैसे पहचानते, केमिस्ट्री का टॉपिक है अम्ल और क्षार। नॉर्मल चर्चा कर लें क्षार की। जब आप नहाएं तो कपड़े धोने वाले साबुन को टेस्ट करें आपकी जीभ से। कल सब टेस्ट करके आएंगे और फिर आप उसके स्वाद को मुझसे आके बताएंगे, तो मीठा लगेगा या कड़वा लगेगा या तीखा लगेगा। तो क्षार तीखे और कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे नहीं, खट्टे होते हैं। ठीक है ना। तो आप जंतु वसा में क्या मिलाया आपने, क्षार मिलाया, और क्षार मिलाकर इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, साबुन में कन्वर्ट कर दिया। इस क्रिया को साबुनीकरण क्रिया कहते हैं। तो लिखो वसा का यूज लिख सकते हैं आप। वसा का उपयोग, वसा का उपयोग साबुन बनाने में वसा का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। अब अगर मैं क्षार का नाम पूछूं आपसे, दो नाम हमने लिखे हैं, अगर क्वेश्चन केमिस्ट्री में जाता है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाएगा क्या बनाने में, साबुन बनाने में। तो नोट लिख दीजिए आप, जंतु वसा को, जंतु वसा को, जानवरों की जो चर्बी होती है, जंतु वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जंतु वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर साबुन बनाया जाता है। अब यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ना है साबुन में, साबुन में भी और है, मृदु साबुन, कठोर साबुन, वो बाद में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो, आप एक और देखें। अब ये तो क्या पता, मैं 50-50 में कह सकते हैं ना भाई अभी अपन। देखो, एक होता है देसी घी, एक होता है डालडा। एक होता है देसी घी और एक डालडा, दोनों में अंतर क्या है सर। देसी घी देसी होता है, और सर वो दोनों से रोटी चुपड़ के देखें एक बार तो, ठीक है जी। 8-10 रोटी चुपड़ लो देसी घी से अच्छे से, और 8-10 रोटी चुपड़ लो किससे, डालडा घी से, और दोनों रख दो। अभी जैसे गरम गरम बनाई और रख दिया, और शाम को खाना खाएंगे अपन। अब दोनों रोटियों को अपन देख रहे हैं, पहले देखते हैं कौन से डालडा वाली को, पता चला घी गायब हो गया, उड़ गया, है ही नहीं उसमें। अब देसी घी को देख रहे हैं आप, रोटियां बिल्कुल गलगच रखी हुई है। क्यों रखी हुई है सर, वो देसी घी है, ऐसे तो कहेंगे अपन देसी घी। देसी घी को बहुत से कैसे लोग ऐसे करके देखते हैं, जैसे हाथ पे ऐसे रगड़ेंगे ऐसे। गाँव के लोग बहुत चालाक होते हैं। हमने कहा भाई क्या देख रहा है ऐसे चेक करके, ये घी को, घी तो घी होता है। नहीं नहीं गुरुजी, आवे आपको नहीं पता, देसी घी देसी होता है। वैसे लेके वैसे, सर है तो घी, थोड़ी बहुत मिलावट है इसमें, आलू वालू मिला रखा है। गाँव के लोग तुरंत पकड़ लेते हैं ऐसे करके, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, वो आगे की बात है। अब देखो आप उस क्रिया को क्या कहेंगे आप, हाइड्रोजनीकरण। एक हेडिंग लगाना आप, हाइड्रोजनीकरण। वसा के अंदर ये मोस्ट लगाएं इस टॉपिक को, ये साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। तो लिखना आप
जब वनस्पति तेलों को, जितने भी वनस्पति तेल हैं, मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, ठीक है ना, जब वनस्पति तेलों में, वनस्पति तेलों में, अब मैं दो नाम आपको बता रहा हूँ, वही एग्जाम में क्वेश्चन में दोनों का नाम पूछते हैं। गैस का नाम पूछता है एक बार तो, कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, जैसा कि नाम आ रहा तो गैस का नाम हो गया हाइड्रोजन, ठीक है जी। और एक नाम पूछता है उत्प्रेरक का। दो क्वेश्चन है। इस क्रिया में कौन सी गैस का प्रयोग किया जा रहा है, और उत्प्रेरक का नाम पूछता तो निकिल उत्प्रेरक। कौन सा? निकिल, Ni। तो लिखना अब आप, क्या लिखा गुड़िया आपने? तेलों में निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल पर अंडरलाइन करेंगे, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो वह वनस्पति घी में बदल जाता है। वनस्पति घी में बदल जाता है। इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है जी। बाकी पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में। कल मैं पूछूंगा आपसे, याद करके आए। आप लोगों को याद नहीं है गुड़िया, अभी ये पढ़े हुए टॉपिक है, ठीक है जी। सीधा दे रहा हूँ बिल्कुल। कल का क्वेश्चन है आपके लिए, पूरा 10 हो जाएंगे जब फिर डिस्कस करेंगे एक एक को यहाँ पर। ये तो इजी है बहुत, ठीक है जी। टीके की शुरुआत डिस्कस कर लें थोड़ा सा। टीके के खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके के खोजकर्ता एडवर्ड जेनर। इन्होंने सर्वप्रथम 8 वर्ष के बालक जेम्स फिप्स को चेचक का टीका लगाया था। ऐसे वो चीज़ें नहीं है कि किस बच्चे को लगाया, ऐसे ऐसे थोड़ी पूछे कि कोरोना का टीका सबसे पहले किसे लगाया, ऐसे नहीं है, वो नॉलेज के लिए। चलो तो जी, टॉपिक है।